लास्ट क्लास के अंदर मैंने टाइम इंडिपेंडेंट आपके नॉन डिजर्नेट केस स्टार्ट किया था और वहां पर मैंने कहा था कि द नोटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी कुछ इक्वेशंस निकल के आई थी। मैंने आपको बताया था बेटा कि जब हम H इज द टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द परटर्ब्ड सिस्टम, उसको जब साइन पर लगाते हैं, व्हाट इज द साइन हियर? साइन इज द आइगन फंक्शन ऑफ nth स्टेट ऑफ द परटर्ब्ड सिस्टम। तो हमें क्या मिलता है? En psi n। नोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट मैंने कहा था कि परटर्बेशन थ्योरी तभी एप्लीकेबल है जब आप इस टोटल हैमिल्टोनियन को लिख सको हैमिल्टोनियन ऑफ एन आइडियल सिस्टम प्लस हैमिल्टोनियन ड्यू टू द परटर्बेशन, where this Z is define the strength of the perturbation and generally the value of Z is lie between 0 to 1। हमने कुछ ऐसी बातें की थी। आफ्टर डेट मैंने आपको बताया था कि हम सिस्टम में परटर्बेशन जो है स्लाइटली परटर्बेशन करते हैं। तो हम स्लाइटली परटर्बेशन करते हैं, इसलिए इसका जो वेव फंक्शन है साई एन, उसको लिख सकते हैं साई एन जीरो, मतलब अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का वेव फंक्शन प्लस कुछ ये जो आपकी करेक्शन टर्म्स हैं साई एन वन, G2, साई एन टू अप टू सो ऑन, इस तरीके से लिख सकते हैं। इन द सिमिलर वैल्यू आप आइगन वैल्यूज भी जो है आइगन वैल्यू ऑफ आइडियल सिस्टम प्लस जी ई एन वन ई एन टू इस तरीके से लिख सकते हैं। मीन्स वेयर साई एन वन, साई एन टू, ई एन वन, ई एन टू क्या है? These are the first order and second order correction terms। तो ये हमने इक्वेशन x बनाई थी। This is our equation number 1 and this is our equation number 2। Now जब हम इस x इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो we get h नॉट प्लस g h डैश एंड psi n जीरो प्लस g psi n वन, g2 psi n टू प्लस अप टू so on is equal to En0 Gen1 G2E2 En2 up to so on and again psi n0 plus G psi n1 G2 psi n2 up to so on। इस तरीके से हमारी जो है टर्म्स जो है आई थी। उसके बाद मैंने कहा कि इन टर्म्स को हम अब क्या करते हैं, थोड़ा सोल्व करते हैं। तो अगर मैं इस h नॉट को इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वी गेट द फर्स्ट टर्म दैट इज h नॉट psi n जीरो। सिमिलरली अगर h नॉट को अगले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो g h नॉट psi n वन, उससे अगली टर्म के साथ कर देता हूं तो g2 psi n टू, और अगर इस टर्म को मैं इस पहली वाली के साथ कर देता हूं तो g h डैश psi n जीरो, दूसरी वाली के साथ कर देता हूं तो g स्क्वायर psi n1 एंड h डैश। इस तरीके से हमें टर्म्स और भी टर्म्स मिलती जाएंगी। इन सिमिलर वे अगर मैं इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आई गेट En0 psi n0, द सेकंड टर्म g En0 psi n1 g स्क्वायर En0 psi n2 प्लस सेकंड टर्म के साथ अगर करता हूं तो g En1 psi n0, अगली टर्म के साथ करता हूं तो g स्क्वायर En1 psi n1। इन सिमिलर वे आपका सिस्टम चलता रहेगा। और अगर थर्ड टर्म के साथ इसको करता हूं तो अगेन आई गेट g स्क्वायर En2 एंड psi n0। तो ये आपको जो है टर्म्स जो है बेटा वो मिलती चली जाएंगी। अब अगर मैंने इसकी g की पावर g को कंपेयर जीरो को कंपेयर किया, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ g की पावर जीरो, मतलब जिनमें g इन्वॉल्व नहीं है उनके कंपेयर किया कोफिशिएंट्स को, तो आई गेट इक्वेशन h नॉट psi n0 is equal to En0 psi n0। we get this famous equation, और ये शायद हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दी थी और ये इक्वेशन हम पहले भी डील कर सके थे। h नॉट क्या है? दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑफ द आइडियल सिस्टम। psi n0 क्या है? दीज आर द आइगन फंक्शन ऑफ द आइडियल सिस्टम। En0 क्या है? दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ आइडियल सिस्टम। ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से इस चीज को। ओके, नाउ
जब g की पावर 1 के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो इधर एक तो ये टर्म रही, एक ये टर्म रही, और अगर राइट हैंड साइड में देखा तो एक ये टर्म और एक ये टर्म। सो आपका एक्सप्रेशन क्या बना, एच नोट साइन एन वन H1 या H डैश कह दो साइन एन जीरो इज इक्वल टू En जीरो साइन एन वन En1 साइन एन जीरो। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। हमने इक्वेशन नंबर 4 बना ली। नाउ द कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ g की पावर 1 को कंपेयर करके। ओके, आफ्टर दैट हमने g की पावर 2 को कंपेयर किया तो इधर तो ये टर्म्स आई, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द टर्म्स। आपने शायद इस जी स्क्वायर के साथ एक टर्म्स और नहीं लिखी। ये जो टर्म आई थी ये किसके साथ मल्टीप्लाई होके आई थी बेटा, एच नॉट के साथ मल्टीप्लाई होके आई थी। इस तरीके से बनेगा। सो हमने जब जी स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया अगेन वी गेट इक्वेशन, क्या जी स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो बेटा इक्वेशन कौन कौन सी मिलेगी बताओ जल्दी से। एक तो मिलेगी बेटा एच नॉट साइन एन टू और एक टर्म मिलेगी H1 साइन एन वन। और अगर हम राइट साइड की बात करें तो हमें मिली En0 साइन एन टू, En1 साइन एन वन, En2 साइन एन जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो हमें ये इक्वेशंस मिलती थी। अब द ब्यूटी इज दैट कि आपको कोई ये पेज दे तो आपको इस पेज में हर एक टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए। कि कोई पूछ ले कि एच नॉट इज व्हाट इज द एच नॉट, तो एच नॉट को बता सकते हो, इट इज द हैमिल्टोनियन ऑफ द आइडियल सिस्टम, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। कोई पूछ ले साइन एन वन क्या है जी, साइन एन वन क्या है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द आइगन फंक्शन। En1 क्या है जी, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द आइगन वैल्यूज। साइन 2 क्या है, दिस इज द सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन द आइगन फंक्शन। एच डैश क्या है, दिस इज द परटर्ब्ड पार्ट ऑफ द हैमिल्टोनियन। तो आपको हर एक टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए कि आप किस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, नाउ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टर्म्स निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टर्म्स निकालना मतलब दिस साइन वन एंड En1 निकाल के लेकर आते हैं कि ये वैल्यूज जो है साइन वन और En1 की वैल्यूज क्या है। एक्चुअली हमें साइन नॉट और ई नॉट इनकी वैल्यूज पता है। क्यों पता है, क्योंकि ये आइडियल सिस्टम्स की होती है और इक्वेशन इजीली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व करके ये वैल्यूज आ चुकी हैं। बट हमें जो करेक्शन टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज नहीं पता। अब उनकी वैल्यूज हम निकालें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन करेंगे। आफ्टर दैट हम सेकंड ऑर्डर करेक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो वन बाय वन स्टेप्स को देखते चले जाएं। नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। अब हम चलते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मीन्स हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं बेटा साइन एन वन की वैल्यू एंड En1 की वैल्यू। दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। इनकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन जहां हमने g की पावर 1 को कंपेयर किया था, ये इक्वेशन नंबर 4 बनाई थी बेटा, इस इक्वेशन को लेके चलते हैं और इस इक्वेशन से हम काम करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हमें क्या इक्वेशन मिली है बताइए बेटा। हमें इक्वेशन जो 4 है वो क्या मिली, हमने इक्वेशन मिली एच नॉट साइन वन साइन वन प्लस एच डैश साइन जीरो इज इक्वल टू, क्या टर्म मिली थी बेटा बताओ जल्दी से, En0 साइन वन प्लस En1 साइन जीरो। वी गेट दिस टर्म। ओके, हमें ये टर्म बेटा मिली। अब हम थोड़ा सा काम करना प्रारंभ करते हैं। मैंने आपको बेटा एक चीज बताई थी
कि जब भी हम सिस्टम को परटर्ब करते हैं, सिस्टम में कुछ परटर्बेशन डालते हैं, तो सिस्टम जो है वो स्लाइटली क्या करता है, आइडियल से डेविएट होता है। ये नहीं है कि वो सिस्टम कंप्लीटली क्या हो जाएगा बेटा, आपका सिस्टम बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। द परटर्बेशन इज सो स्मॉल सो दैट कि उसका जो वेव फंक्शन है, जो करेक्शन टर्म्स है, वो कहीं ना कहीं बेटा इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती। सो एंड वन मोर पोस्टुलेट वी नो दैट, मैंने बेटा कभी आपको एक बात बताई थी कि एक सिस्टम की कई स्टेट हैं, एक सिस्टम की स्टेट्स हैं, psi n0 10, psi 20, psi 30, psi 40, ये सिस्टम की स्टेट है। तो बेटा कोई भी nth स्टेट मैंने क्या बताया था, इट कैन बी रिटर्न एज सुपरपोजिशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। हमने इस पोस्टुलेट का जिक्र आपके सामने किया था। तो वहीं से बेटा मैं क्या निकालता हूं, आपकी एक रिजल्ट निकालता हूं। तो हम लिखते हैं क्या, फ्रॉम द postulate of quantum mechanics, any state of system या any eigenfunction of the system can be written as superposition of eigenfunction of individual states. This is the postulate. मैंने postulate जब पढ़ाया तो उसके बारे में जिक्र किया। इसका मतलब कि मैं कोई भी जो आइगन स्टेट है उसको लिख सकता हूं एज ए सुपरपोजिशन ऑफ the different states. So these are the states where summation m का मतलब बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से सारी स्टेट्स के बारे में मैं लिख सकता हूं। इस m की वैल्यू 0 से लेकर आपकी हायर जितनी स्टेट्स हैं वहां तक चलेगी। अब आप कहोगे कि सर आपने जो करेक्शन वाली टर्म है इसको इन टर्म्स ऑफ आइडियल सिस्टम वाली टर्म्स के रूप में लिखा है, क्यों? बिकॉज मैंने आपको बताया द परटर्बेशन इज वेरी स्मॉल। तो हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम जो है स्लाइटली डेविएट है, वो ज्यादा डेविएट नहीं। देखो बेटा, परटर्बेशन थ्योरी डोंट नॉट गिव द एग्जैक्ट रिजल्ट, ये अप्रोक्सीमेट मेथड्स है, तो वी हैव टू यूज सम अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड दीज रिजल्ट्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि कोई भी स्टेट को मैं लिख सकता हूं दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। तो इस तरीके से मैंने लिखा, where m is summation। summation का मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट, अप टू सो ऑन। तो इस वैल्यूज को जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो आई गेट क्या मिलेगा मुझे, h नॉट समेशन m सर। हाँ बोलो सर, ये m और n एक्सप्लेन करना है एक बार। n जो साई n डैश है ये हम ले रहे हैं सुपरपोजिशन सभी स्टेट का। हाँ, तो ये स्टेट m किसको डिफाइन कर रहा है यहाँ, स्टेट को? कितनी स्टेट है, नंबर ऑफ स्टेट्स? हाँ, m मतलब समेशन है ना, तो ये कुछ इस तरीके से था, a1 psi 10, a2 psi 20, a3 psi 30 अप टू सो ऑन। तो मैंने इसको समेशन के रूप में लिख दिया और समेशन को m से लिख दिया, m की वैल्यू जहां जो 1 2 3 4 अप टू जितनी स्टेट्स है वहां तक चलेगी। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता था कि सर आपने ये जो परटर्ब्ड जो करेक्शन टर्म है psi 1 इन टर्म ऑफ 1 लिखना था, है ना। अब ये कह सकते हो, तो ये हमने इसलिए लिखा बिकॉज द परटर्बेशन इज वेरी स्मॉल, तो सिस्टम थोड़ा सा स्लाइटली डाइवर्ट होगा तो मैं कुछ अप्रोक्सीमेशंस जो है वो यूज कर सकता हूं, ये मैंने कहा। क्लियर बेटा? यस सर। ओके, आपने ये पोस्टुलेट तो पढ़ा ही होगा, जो मैंने आपको ये पोस्टुलेट पढ़ाया कि किसी भी स्टेट को मैं क्या लिख सकता हूं, सुपरपोजिशन ऑफ ऑल स्टेट्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ओबे करती है। जब मैंने आपको ये पोस्टुलेट पढ़ा स्टार्टिंग के 2 क्लासेस में, उसमें मैंने यही बताया था।
तो जब हम इसको पुट करते हैं तो आई गेट एच डैश साई एन जीरो इज इक्वल टू ई एन जीरो समेशन एम ए एम साई एम जीरो ई एन वन एंड साई एन जीरो. वी गेट दिस इक्वेशन. ओके, हमें बेटा ये इक्वेशन मिली. कुछ स्टेप्स कर रहे हैं. एक्चुअली हमारा मोटिव है साई एन वन और ई एन वन को फाइंड आउट करना. तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स जो है उनको कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. अब कोशिश करते हैं उन वैल्यूज को निकालने की. बेटा यहां तक समझ में आ गया आपको सभी को? आगे मूव करूं मैं? ओके, नाउ ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में मेरे को ई एन वन और साई एन वन को निकालना है बेटा, कैसे भी करें. अब वो कैसे निकालें सर, क्या तरीका अपनाएं हम ये चीजें निकालने के लिए? तो एक आपको मैं तरीका बताता हूं. हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे साई के स्टार, कोई भी जर्नल उससे. क्यों करते हैं? अभी एक डिराक डेल्टा फंक्शन को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ. तो इस तरीके से हम काम करेंगे. देखो बेटा, मल्टीप्लाई, इस स्टेप को समझना प्लीज. मल्टीप्लाइंग above equation with psi k0 star and integrate over whole space. इससे क्या मिलेगा सर? इससे देखना रिजल्ट्स मिलेंगे. कैसे किया बेटा हमने? पूरी इक्वेशन को, हर एक टर्म को बेटा साई के नॉट स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया और उस पूरी टर्म को क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया. अब इससे रिजल्ट्स मिलकर आते हैं. क्या मिलते हैं? उन रिजल्ट्स के बारे में हम सोचते हैं, विचार करते हैं. इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में किया? होल स्पेस. डी टाउ क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल आपका डी टाउ. ई एन जीरो ए एम साई एम जीरो डी टाउ प्लस ई एन अगेन इंटीग्रेशन साई के जीरो स्टार ई एन वन एंड साई एन जीरो डेटा. किसमें बेटा? होल स्पेस. होल स्पेस. क्लियर? हमने ये इसको प्री मल्टीप्लाई किया बेटा साई नॉट के स्टार. ठीक है, कोई भी स्टेट, जनरल स्टेट लिख के स्टेट, उससे मैंने प्री मल्टीप्लाई किया और उसको इंटीग्रेट किया. क्यों किया? इसके पीछे का एक मोटिव है, एक बहुत बड़ा रिजल्ट है जो आपको अभी मिलेगा. चलिए बेटा देखो, यहां तक आपको समझ में आ गया? हाँ जी बेटा बताओ प्लीज. अरे यहां तक कर लिया क्या? यस सर. ओके, नाउ 1 सेकेंड. इस इक्वेशन को मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा ताकि मैं इसको ऊपर से स्टार्ट कर सकूं. बेटा क्या ही बताओ इक्वेशन मेरी? हाँ जी, पूरी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं बेटा. साई के नॉट स्टार, आगे बताओ बेटा क्या था? एच नॉट. वेरी गुड. एच नॉट समेशन एम और एम ए एम साई एम, है ना? नॉट. जी. क्लियर? डी टाउ. डेटा. दूसरी टर्म इंटीग्रेशन साई के. ओके. एच डैश एच डैश. वेरी गुड. साई एन जीरो साई एन जीरो डेटा. डी टाउ नेक्स्ट इक्वल्स इंटीग्रेशन साई के जीरो स्टार, है ना? ई एन जीरो समेशन ओवर एम ए एम साई एम जीरो डी टाउ प्लस साई के सम ऑल स्पेस इंटीग्रेशन साई साई EN1 स्टार
En1 psi n0 psi m0 डेटा। क्लियर? शायद ये आया होगा बेटा आपको सोल्व करके। n है सर, वो लास्ट में psi n0। यस n जी, ये आया होगा मेरे ख्याल से सोल्व करके। अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं बेटा। देखो जरा, इस चीज को मैं इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले आता हूं, तो समेशन ओवर am इंटीग्रेशन साई के नॉट स्टार h नॉट साई m नॉट डी टाउ प्लस साई नॉट के स्टार h डैश साई m नॉट डी टाउ। अब देखो बेटा, नाउ दिस e नॉट 0 इज द आइगन वैल्यू, ये भी कांस्टेंट रहती है, एंड दिस इज आल्सो ए कांस्टेंट, दिस होल टर्म इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं, तो en0 समेशन ओवर m am इंटीग्रेशन साई के 0 स्टार एंड साई m0 डी टाउ। In the similar way, en1 क्या है? This is also the first order correction in the eigen value. तो आइगन वैल्यू किसी भी चीज की कांस्टेंट होती है, तो अगेन इसको भी हम बाहर ले लेंगे, en1 इंटीग्रेशन साई के 0 स्टार एंड साई n डी टाउ। दिस इज द रिजल्ट। ओके बेटा, यहां तक समझ में आया सभी को? स्टेप्स एक एक समझने हैं कैसे आया। क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट, जिसकी बहुत अच्छी मैथमेटिक्स है उसको बहुत अच्छा क्वांटम होती है। अब बेटा कोई बच्चा मेरे को ये बता सकता है इसको सोल्व करके क्या आएगा? अरे बेटा, ये ऑपरेटर हमने इक्वेशन नंबर 1 से ही किया था क्या, कि h नोट जब किसी भी वेव फंक्शन पर लगेगा तो मुझे क्या देगा बेटा, बताओ जल्दी से? उस वेव फंक्शन की आइगन वैल्यू इनटू बेटा साई m0। अरे ये तो होगी बेटा, जब h नोट साई m0 पर लगेगा तो वो हमें क्या देगा, em0 एंड साई m0। अरे बेटा देगा नहीं देगा बताओ ना? यस सर इससे ऊपर वाली इक्वेशन में लास्ट टर्म में साई n नोट आएगा। कहां? ये जो आपने अभी लिखा है जस्ट, इससे ऊपर वाली इक्वेशन में लास्ट टर्म में सर साई हाँ। n नोट, इससे नीचे वाली में लास्ट टर्म में क्या आएगा? साई n नोट। हाँ सर, यहाँ ओके ओके ओके, वो अगली बार मैं देखता, वो अगली बार देखता तो हो जाता करेक्ट। चलो ये देखो बेटा कि आपने आइडियल सिस्टम का जब हैमिल्टोनियन हम साई m पर लगाते हैं तो वी गेट em0 साई m, ऐसा हमने पहले निकाल लिया था इस इक्वेशन में। देखिएगा बेटा, ये जो इक्वेशन थी हमारी दिस वन, कि जब h नोट किसी पर भी लगता है तो इट गिव्स en नोट साई n नोट। तो अब की बार m पर लग रहा है तो वी गेट em नोट। क्लियर? तो ये em नोट हमारा आपका लग गया और ये आ गया। सो बेटा अगर ये इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन? समेशन ओवर m am। देखो बेटा यहां पर अगर em नोट साई m0 पुट करेंगे तो क्या em नोट तो आइगन वैल्यूज है, तो ये इंटीग्रेशन के अगेन क्या हो जाएगी बेटा, बाहर आ जाएगी और आपकी टर्म क्या बच जाएगी, साई के 0 स्टार एंड साई m0 डी टाउ प्लस इंटीग्रेशन साई के 0 स्टार h डैश साई m0 डी टाउ। em नॉट या 0 कह दो, समेशन ओवर m am साई के 0 स्टार साई m0 डी टाउ प्लस en1 साई के 0 स्टार इनटू साई n0 स्टार साई n0 डी टाउ। बताओ बेटा ये इक्वेशन सोल्व हुई। आप देखो आइगन वैल्यूज आर कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन के ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। अब एक बहुत फेमस रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं जिसको हम ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, देखते हैं दोबारा। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ध्यान से सुनो कि अगर मेरी कोई भी दो स्टेट है बेटा, कोई भी दो, तो ith स्टेट है और ये कोई jth स्टेट है और ये डी टाउ, तो इसके वैल्यू बेटा डेल आईजे रहेगी। अब डेल आईजे का मतलब क्या है बेटा, कि अगर मेरा आई और जे इक्वल रहेगा, मतलब ऐसा हो साई आई स्टार साई जे डी टाउ,
दोनों अगर आई आई रहे, है ना बेटा, अगर दोनों आई आई रहे तो ये तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन नहीं होगी क्या बेटा? ये आपकी कंडीशन कैसी हो गई? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हो गई ना। अरे जब दो वेव फंक्शन हम पढ़ते हैं साई स्टार इंटू साई इंटू डीटा हो, तो ये कंडीशन तो क्या होगी आपकी? नॉर्मलाइज्ड कंडीशन हो गई। और नॉर्मलाइजेशन में ये वैल्यू किसकी आती है बेटा? 1 की वैल्यू आती है। मींस व्हेन i is equal to j then this value is equal to i, मतलब del i j की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? आपकी 1 हो जाएगी। बट जब i j के बराबर नहीं रहेगा, when i is not equal to j, then this type of integration, that is the psi I 0 star psi j 0 d tau, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन तभी आती है when the both the wave functions are same। मतलब जब हम साई स्टार इंटू साई डी टाउ करते थे, याद करो मैंने आपको पोस्टुलेट्स में बताया था कि साई स्टार इंटू साई इंटू डी टाउ मुझे प्रोबेबिलिटी बताता है, और जब मैं उसको इंटीग्रेशन करता हूं तो पूरे स्पेस में वो प्रोबेबिलिटी 1 आती है। इस कंडीशन को हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते थे। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है when these both state are same, psi 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, the both wave function must be same। बट अगर ये सेम नहीं होते then this value is called, then this value is 0, और उसको हम कह देते हैं ऑर्थोगोनल, कि these two vectors are normal to each other। नॉर्मल का मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब एक को मैं दूसरे के रूप में नहीं लिख सकता। तो दिस इज द ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी, कि जब हम आई जे को लेकर चलते हैं दो स्टेट, तो दिस इज इक्वल टू द del i c। जब आई जे के बराबर हो तो इसकी वैल्यू 1, और जब आई जे के बराबर ना हो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 0 आएगी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। प्रूफ सिंपल सा है, मैंने बताया नॉर्मलाइजेशन का मतलब दोनों वेव फंक्शन सेम होने चाहिए, साई स्टार इंटू साई इंटू डीटा, और उसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं तो क्या देता है? प्रोबेबिलिटी इन द होल स्पेस, और प्रोबेबिलिटी होल स्पेस में कितनी होती है? 1 होती है। लेकिन अगर वेव फंक्शन अलग अलग हो गए तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा मैं यहां पर यह भी लिख सकता हूं कि यहां पर आपकी जो del i j की वैल्यू हो जाएगी वो 1, और यहां पर आपकी जो del i j की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी? 0। मतलब जब i j के बराबर रहेगा तो del i j की वैल्यू कितनी बेटा? 1, और अगर i j के बराबर ना रहे, मींस these states are different, then this value must be equal to 0। This is the orthogonal property। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा? ऑर्थोगोनल कंडीशन कह दो या ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कह दो। क्लियर? ठीक सा क्लियर बेटा? अब आपको शायद एक बात का और पता लगाओ कि मैंने क्यों इस इक्वेशन के अंदर आपको प्री मल्टीप्लाई करवाया साई नोट के स्टार से, और फिर इसको इंटीग्रेशन करवाया। मैंने क्यों करवाया ये स्टेप? ये मैंने स्टेप इसलिए करवाया क्योंकि लास्ट में बेटा ये देखो ये क्या बन गया, देखना प्लीज, ये बन गया del के एम। बेटा बना नहीं बना बताओ? ये क्या बन गया बेटा इधर वाला ये फैक्टर? del के एम। ये क्या बना बेटा? del के एन। और del आपका जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? जब दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो इसकी वैल्यू 1, और दोनों अगर बराबर नहीं होंगी तो इसकी वैल्यू कितनी? 0। तो डिराक डेल्टा फंक्शन बनाने के लिए मैंने पिछले स्टेप किए थे क्या? मैंने इसको साई 0 के स्टार से मल्टीप्लाई करवाया, इंटीग्रेशन करवाया। वो क्यों करवाया? ताकि डिराक डेल्टा फंक्शन एंड ऑफ द डे बन जाए। तो आपकी वैल्यूज क्या आ गई बेटा सोल्व करके? समेशन ओवर m a m e m 0 del k m प्लस दिस टर्म रिमेन सेम। यहां पर कोई नहीं बना बिकॉज h डैश हमें नहीं पता, तो h डैश साइन n0 पर लगकर पता नहीं क्या आएगा। h डैश तो क्वेश्चन में देगा ना, वो तो हमें नहीं पता परटर्बेशन क्या है, हम तो जर्नल निकाल रहे हैं। तो साई के स्टार h डैश साई n0 डिटाओ is equal to en0 summation m am, and this is the integration, sorry इंटीग्रेशन को तब हटा देंगे ना, क्या लिख देंगे इस फंक्शन को बताओ बेटा? del km प्लस en1 del kn। इस तरीके से आपने इस फॉर्म को लिख लिया। और बेटा इस चीज को भी मैं बहुत अच्छे से
बाद में इस्तेमाल होगी, तो इस टर्म को मैं पहले से क्या लिख लेता हूं बेटा, एच डैश, इधर है के, इधर है एन, इस तरीके से लिख लेता हूं, क्योंकि बाद में इस एच डैश की वैल्यू में के एन की वैल्यू यूज कर लूंगा। ओके, इस वैल्यू को मैं इस तरीके से एच डैश के एन से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, समेशन ओवर एम ए एम ई एम जीरो डेल के एम प्लस एच डैश के एन। बेटा एच डैश के एन का मतलब समझ जाओगे ना, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन के जीरो स्टार एच डैश साइन एन जीरो स्टार डीटा, ओके, इज इक्वल टू ई एन जीरो समेशन ओवर एम ए एम डेल के एम प्लस ई एन वन डेल के एन। ये आपका एक छोटा सा जो है एक्सप्रेशन बनकर आ गया, जो हम लास्ट तक पहुंचेंगे इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। बताओ बेटा यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया? प्लीज एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से बारीकी से देखेंगे, वी हैव इनफ टाइम, हम अच्छे से इनको समझ के करना चाहते हैं। क्लियर बेटा? देखो प्लीज यहां तक समझ में आ गया क्या? हाँ जी बेटा, यहां तक समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके, नाउ बेटा हम यूज करेंगे यूज कि बेटा के हमारा एम के बराबर है। तो बेटा अगर के एम के बराबर होगा तो जल्दी बताओ बेटा, के एम की वैल्यू कितनी होगी बेटा, बताओ जल्दी से, 1। अरे बेटा होगा नहीं होगा, अगर के को मैं एम के बराबर ले लूं तो डेल के एम की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1। क्योंकि अभी हमने ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पढ़ी है कि when both states are same then this value is equal to 1, अन्यथा इसकी वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 0। ठीक है, तो मैं केस लेता हूं, के की वैल्यू जब किसके बराबर हो बेटा, एम के बराबर हो, तो डेल के एम कितना हो गया बेटा आपका, 1 हो गया। तो बेटा आपकी इक्वेशन क्या बनी, देखो बेटा ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो समेशन ओवर एम है, तो बेटा एम में समेशन है, तो समेशन में तो 1 भी वैल्यू आई होगी, 2 भी वैल्यू आई होगी, 3 भी वैल्यू आई होगी, 4 भी वैल्यू आई होगी, और बेटा हो सकता है kth वैल्यू भी आई हो। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, समेशन के अंदर तो बहुत ज्यादा टर्म्स है ना बेटा, तो हो सकता है कोई ऐसी टर्म भी आई हो जब m की वैल्यू क्या हो, k के बराबर, तो उस समय डेल के m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1। और आपका जो सिस्टम है बेटा, आपकी जो इक्वेशन है बेटा, वो क्या बन जाएगी, जल्दी बताओ जल्दी से, यहां पर कितना बच जाएगा, em, m की वैल्यू k है तो e के 0, और डेल के एम कितना हो चुका है बेटा, बताओ जल्दी से, डेल के एम आपका आ चुका है, और साथ साथ में आपने एक चीज और लिखी बेटा, एक के, है ना, एक एम की वैल्यू क्या होगी, तो एक के ई के 0, और डेल के एम आपका 1 हो चुका है, प्लस एच डैश के एन इज इक्वल टू ई एन 0, के की वैल्यू एम हो चुकी है बेटा, तो एक के डेल के एम कितना हो चुका है, 1, ई एन 1 डेल के एम। तो आपने ये इक्वेशंस बना ली, आपने ये इक्वेशन बना ली, इस इक्वेशन को स्टार नाम दे दो, काफी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज द इक्वेशन स्टार, ओके, इसका हम काफी इस्तेमाल करेंगे। तो वी यूज ए प्रॉपर्टी, हमने जब डिराक डेल्टा फंक्शन बना लिया तो उस डिराक डेल्टा फंक्शन की हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। और डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि आपकी जब आई जे के बराबर होता है, मतलब दोनों का आपका ये जो नीचे वाली टर्म से बराबर हो जाती है, देन द वैल्यू इज 1। ठीक है, किसी बच्चे को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर मैंने समेशन क्यों हटा दिया। अरे बेटा समेशन का क्या मतलब होता था, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तो ऐसे ही कोई एक टर्म आई होगी, कौन सी बेटा, kth टर्म आई होगी, तभी तो m के बराबर हुआ है ना। उस kth टर्म को सिर्फ लेंगे, बाकी सारी टर्म कितनी हो जाएंगी बेटा, 0 हो जाएंगी, सिर्फ kth टर्म बचेगी। सो दिस इज आवर इक्वेशन। तो ये एक यूजफुल इक्वेशन है जिससे हम तमाम रिजल्ट्स जो है वो निकालेंगे। बेटा देखो आपको यहां तक समझ में आ गया क्या प्लीज? हाँ जी बेटा, अभी मूव करूं मैं। ओके, सो वी गेट ए इक्वेशन, क्या बेटा बताओ, फाइनल इक्वेशन क्या मिली बेटा हमें, ए के, बताओ बेटा जल्दी से, ए के बाद के नॉट, क्या बेटा, ई के नॉट, ई के नॉट, वेरी गुड, प्लस एच के एन,
डैश H1 के H डैश के n, H डैश के n बेटा जानते हो ना क्या है, इंटीग्रेशन साई के स्टार, वो उस तरीके से आ जाएगा। इज इक्वल टू बेटा बताओ जल्दी से, EN0 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 एक के प्लस क्या है, प्लस EN डैश डेल के n, डेल के n, ये आपके टर्म आ चुकी है। ठीक है बेटा, ये आपके टर्म आ चुके हैं। अब इन टर्म्स को थोड़ा सा सुलझा लेते हैं बेटा, है ना, फिर सुलझी फॉर्म लिख लेते हैं। देखो एक के आपके लेफ्ट और राइट दोनों साइड है, तो इस एक के को एक साइड ले आओ बेटा, तो एक के एक साइड ले आओगे तो क्या बन गया बेटा, बताओ जल्दी से। हाँ जी, एक्चुअली यहां से एच डैश निकालना है हमने, तो एच डैश को एक साइड करवाओ। सो एच डैश के एन इज इक्वल टू क्या बना बेटा, एक के EN नॉट माइनस EK नॉट प्लस EN1 डेल के एन, ये वैल्यू आपकी मिली। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर सभी को? हाँ जी। अब अगेन बेटा वी हैव टू केस, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में स्पेशल केस लेता हूं, इफ k इज इक्वल टू n, अगर k आपका n के बराबर हो जाए तो क्या होगा बेटा, k अगर n के बराबर हो जाएगा तो डेल के n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, बताओ जल्दी से। अरे डिराक फंक्शन में जब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है तो डेल के n कितना हो जाएगा, 1। एंड वन मोर थिंग बेटा, EN नोट माइनस EK नोट कितना हो जाएगा, अरे जब n k के बराबर हो गया तो ये टर्म कितनी आ गई बेटा, 0 नहीं आ गई। तो हमारी जो इक्वेशन दिस इक्वेशन इज, कौन सी इक्वेशन चल रही थी बेटा, बताना एक बार आप, लास्ट टाइम कौन सी इक्वेशन चल रही थी, लास्ट 5। तो दिस इज द सिक्स्थ इक्वेशन। तो इक्वेशन सिक्स्थ बिकम क्या पड़ेगी बेटा, इक्वेशन सिक्स्थ बताना मेरे को, एच डैश के एन इज इक्वल टू EN1। तो बेटा आपने कहीं ना कहीं EN1 को कैलकुलेट कर चुके हो, तो EN1 कितना कैलकुलेट होके आ गया बेटा, बताओ जल्दी से। एच डैश के एन, एच डैश के एन कह दो, या के की वैल्यू n के बराबर है ना बेटा, इसको क्या कह दो, एच डैश एन एन। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, एच डैश एन एन, बताना जल्दी से। तो एच डैश एन एन कितना बनेगा बेटा, बताओ। ये अपना एच डैश के एन कितना था, इंटीग्रेशन बेटा साइन नोट एन स्टार एच डैश साइन नोट डीटा, बेटा यही तो बनेगा। अरे बताओ ना बेटा, याद होगा ना हमने एच डैश एन एन क्या लिखा था, एच डैश के एन हमने क्या लिखा था, किसको मानना था, साई के नॉट स्टार एच डैश साई एन डीटा, इसको मानना था। तो जब के एन के बराबर होगा तो आपका ये एक्सप्रेशन इस तरीके से बन जाएगा। तो बेटा क्या EN1 निकालना मुश्किल है, EN1 मतलब क्या था देखना, EN1 इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना मुश्किल नहीं है, कैसे मुश्किल नहीं है, आप एच डैश को रख लीजिए, एच डैश क्या है कि परटर्बेशन क्या है, अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग परटर्बेशन बताएगा। और साई एन नोट क्या है, साई एन नोट बता, जो सिस्टम की हमें आइगन वैल्यूज पता है, नोट का मतलब पता है उनकी वैल्यूज, ठीक है ना, तो उस सिस्टम का EN1 निकाल के आ गया। तो केस नंबर 1 में हमने EN1 निकाल लिया। केस नंबर 2 देखना बेटा, इफ क्या बेटा बताओ जल्दी से, के नॉट इक्वल टू n, तो अगर के n के बराबर ना होता तो डेल के n कितना आता बेटा, बताओ जल्दी से, 0।
आता नहीं आता बेटा? अगर के एन के बराबर ना होता तो डेल के एन कितना होता? 0। एंड इक्वेशन 6th बिकम, और हमारी 6th इक्वेशन क्या बन जाती बेटा? एच डैश के एन इज इक्वल टू 1 के ई एन नॉट माइनस ई के नॉट। मीन्स यहां से हमारा 1 के निकल के आ जाता एच डैश के एन अपॉन ई एन नॉट माइनस ई के नॉट। और दूसरी बात बेटा, ये सारे केसेस हमने कब बनाए थे? जब स्टार्टिंग में मैंने के की वैल्यू को m लिया था। याद करो, मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था कि k इज इक्वल टू क्या है बेटा? m। तो अगेन बेटा उस चीज को हम अगर यहां पर यूज कर ले, यूज k इज इक्वल टू m, तो हमारा am आ गया h डैश mn अपॉन ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट। वी कैलकुलेट दिस am। हमने am को बेटा कैसे क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। अब कहोगे सर am को कैलकुलेट करके क्या कर लिया हमने? एक्चुअली बेटा am को कैलकुलेट करके हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाल ली। कैसे? याद करो, साई एन वन को मैंने क्या पुट किया था? देखना बेटा इस इक्वेशन में, साई एन वन को मैंने क्या पुट किया था बेटा? समेशन ओवर m ए एम साई एम 0। तो बेटा अगर am निकाल दिया तो उस am को यहां पर पुट कर देंगे, तो क्या साई एन वन निकल के नहीं आ गया? हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? हम बताओ। वी नो दैट कि साई एन वन को हमने माना था समेशन ओवर m ए एम साई एम 0। तो अगर इस am की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो आई गेट एच डैश एम एन अपॉन ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट इंटू साई एम 0। तो बेटा ये मैंने साई एन वन भी निकाल लिया, मतलब मैंने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द आइगन फंक्शन भी निकाल ली। ऊपर वाले केस में मैंने क्या निकाल ली? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द आइगन वैल्यू। नीचे वाले इक्वेशन के सेकंड में क्या निकाल लिया? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द आइगन फंक्शन। दोनों वैल्यूज को मैंने क्या कर लिया बेटा? निकाल लिया। तो दिस इज वे टू कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। क्लियर बेटा? बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो स्टेप में बताओ प्लीज। सो फाइनली अगर मैं इन दोनों स्टेप्स को मिलाऊं तो मैं कह सकता हूं कि सर जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? बताओ जल्दी से बेटा। ई एन वन को क्या लिख सकता हूं? क्या बताया मैंने? एच डैश एन एन या फिर इंटीग्रेशन ऑफ साई एन 0 स्टार एच डैश साई एन डेटा। या बेटा इसको जर्नली बुकों में इस तरीके से भी लिखा जाता है कि nth स्टेट एच डैश nth स्टेट। ये बेटा एक कैट बरा रिप्रेजेंटेशन होती है जो इस इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज आल्सो द कैट बरा रिप्रेजेंटेशन। या n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? nth स्टेट को। ठीक है बेटा? ये दिस इज कैट बरा नोटेशन ऑफ दिस इंटीग्रल। आइदर हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। और हमने फर्स्ट ऑर्डर बेटा वेव फंक्शन में क्या करेक्शन निकाली? समेशन ओवर m एच डैश एम एन अपॉन ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट साई एम नॉट, वेयर एच डैश एम एन क्या होगा बेटा? अब एच डैश एम एन क्या होगा? देखो इस केस में वही इंटीग्रेशन साई एम नॉट स्टार एच डैश साई एन डीटा। यही तो होगा बेटा। या इसको इस तरीके से लिख लो, m एच डैश एन कैट बरा नोटेशन में आप लिख सकते हो। और बेटा ये केस तब सोल्व हुआ था, याद करो, जब m की वैल्यू आपकी किसके बराबर नहीं होती बेटा? n के बराबर नहीं होती। देखो केस नंबर सेकंड क्या था बेटा? जब k वैल्यू इज नॉट इक्वल टू n, जहां पर k तो एक्चुअल में m के बराबर है, तो हम कह सकते हैं m नॉट इक्वल टू n। क्योंकि वैसे भी देख सकते हो बेटा, अगर m को मैं n के बराबर कर देता तो नीचे वाली टर्म 0 बन जाती और ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाता।
तो ये वैल्यू तभी निकल सकती है जब n n के बराबर ना हो। सो द टोटल वेव फंक्शन जो निकाला था nth स्टेट का, वो क्या बताया था मैंने बेटा कि अनपर्टर्ब्ड सिस्टम प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन प्लस अप टू सेकंड ऑर्डर भी थी, लेकिन अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर तक करी हूं तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। सिमिलरली अगर एनर्जी की वैल्यू देखूं मैं तो क्या बताया था बेटा, एनर्जी इन द अनपर्टर्ब्ड सिस्टम प्लस g इनटू En1। हायर ऑर्डर को अगर मैं इग्नोर करूं तो वी कैलकुलेट दिस psi n En बाय दिस मेथड, वेयर psi n0 और En0 क्या है बेटा, जो सिस्टम आपके कैसे हैं, जो सिस्टम आपका अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है उस सिस्टम के लिए बेटा ये वेव फंक्शन है और आइगन वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन को निकाल सकते हैं यूजिंग द परटर्बेशन थ्योरी। वी कैन सोल्व दिस होल एक्सप्रेशन यूजिंग द परटर्बेशन थ्योरी। मतलब समझ में आना चाहिए कि psi n0 क्या है। psi n0 क्या है बेटा, एक आइडियल सिस्टम का, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का आइगन फंक्शन। En0 क्या है बेटा, एक अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की आइगन वैल्यूज। En1 कैसे निकाला बेटा, En1 देखना जरा, इंटीग्रेशन psi n0 स्टार h डैश psi n0 बीटा। मतलब बेटा कौन से वेव फंक्शन यूज किए आपने, देखना बेटा कौन से वेव फंक्शन यूज किए, नोट वाले यूज किए, मतलब अनपर्टर्ब्ड वाले यूज किए, और अनपर्टर्ब्ड के हमें पता होता है इसीलिए हमने वो यूज किया। psi n1 कैसे निकाले जी, psi n1 निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, समेशन ऑफ m, m नॉट इक्वल टू m, मतलब बेटा m की सारी वैल्यू होंगी एक्सेप्ट n वाली, तो आप psi n1 को भी निकाल पाओगे। तो psi n1 निकालना बता दिया, En1 निकालना बता दिया। वंस वी गेट En1 एंड psi n1, जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टर्म है, वी कैन इजीली सोल्व क्या बेटा, psi n एंड En। तो हमने मोटिव क्या था हमारा फर्स्ट, कि मैं psi n और En निकालूं, उन मोटिव्स पे खरे उतरे और हमने वो वैल्यूज को क्या कर दिया, निकाल डाला। ये हमारा एम था और ये हम उस एम को अचीव किया। और ये केस कौन सा है बेटा, ये वो केस है, दिस इज द केस ऑफ वी कैन से दैट नॉन डिजर्नेसी। नॉन डिजर्नेसी मतलब हर एक स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू है, ईच स्टेट हैविंग वन आइगन वैल्यू, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने ये कार्य किया है। अब एक केस और बचता है, सेकंड ऑर्डर टर्म निकालेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, एंड देन वी स्टडी द डिजर्नेट केस, और फिर उसको फॉर्मुलेट करके हमें थ्योरी बना ली। फिर बेटा अलग अलग प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे, हीलियम एटम पढ़ेंगे, तो हर एक एटम में एक चीज आ जाएगी, ये जो एच डैश है ना, ये एच डैश की वैल्यू अलग आ जाएगी, बाकी सोल्व करने का तरीका वही रहेगा। तो इसीलिए पहले इन टर्म्स को पढ़ना बहुत आवश्यक था। तो हालांकि ये जो टर्म्स है बेटा, ये टर्म्स आप